नमस्कार। आज हम मुगल बादशाह अकबर के दौर पर मतलब 1556 से 1605 ईस्वी तक एक नज़र डालने वाले हैं। सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में सल्तनत की बागडोर संभालना। हाँ। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो उनके शुरुआती जीवन, उनके संघर्ष, जीत और शासन व्यवस्था पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों से ये समझने में मदद मिलती है कि कैसे इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी एक इतने बड़े और मजबूत साम्राज्य की नींव रखी गई। हमारा लक्ष्य है इन स्रोतों से अकबर के शासनकाल के जो अहम पड़ाव थे और उनके असर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर का जन्म 1542 में हुआ, अमरकोट के एक राजपूत किले में। उस वक्त उनके पिता हुमायूं निर्वासन में थे। हाँ, वो दौर उनके लिए बहुत मुश्किल था। फिर पिता की वापसी हुई और अचानक मौत भी हो गई। इसके बाद 1556 में सिर्फ 13 साल की उम्र में बैरम खां के संरक्षण में उनकी ताजपोशी हुई। ये तो बड़ी नाजुक स्थिति रही होगी। हाँ, बेहद नाजुक। असल में हुमायूं की मौत की खबर जैसे ही फैली, आदिल शाह के एक बहुत ही काबिल प्रधानमंत्री और सेनापति थे हेमू। उन्होंने फौरन दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। अच्छा, तो मुगल सल्तनत का भविष्य तो एक तरह से दांव पर लग गया था। बिल्कुल। यहीं पर कहानी में मोड़ आता है, पानीपत की दूसरी लड़ाई का, नवंबर 1556 में। हाँ, ये निर्णायक लड़ाई थी। इसमें अकबर और बैरम खां की सेनाओं ने हेमू को हराया। इस जीत का क्या महत्व था? सिर्फ एक लड़ाई जीती या कुछ और भी? नहीं, ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी। इसने दिल्ली और आगरा पर मुगलों का कब्जा फिर से पक्का किया और अकबर के शासन की नींव को आप कह सकते हैं मजबूत किया। इससे साबित हुआ कि मुगल सत्ता वापसी के लिए तैयार है। और शुरुआती 4 साल करीब 1560 तक तो प्रशासन बैरम खां के ही हाथों में रहा। वो एक अनुभवी संरक्षक थे। लेकिन फिर सत्ता बदली। 1560 में अकबर ने बैरम खां को हटाकर कमान पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। इसके ठीक बाद का जो दौर है 1560 से 64 का, उसे पर्दा शासन या पेटीकोट शासन भी कहते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, उसे पर्दा शासन इसलिए कहा गया क्योंकि उस दौरान अकबर की जो धायमा थी, महाम अनगा, और उनके कुछ करीबी लोग जैसे अतागा खेल, उनका पर्दे के पीछे से प्रशासन पर काफी असर रहा। अच्छा। ये एक तरह से सत्ता के केंद्र बदलने का एक संक्रमण काल था जी। जब तक कि अकबर ने पूरी तरह अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर ली। समझ गए। तो जब पकड़ मजबूत हो गई, फिर अकबर ने साम्राज्य विस्तार पर जोर दिया होगा? हाँ, बिल्कुल। मालवा 1561 और गोंडवाना 1564 शुरुआती जीतों में थी। गोंडवाना की रानी दुर्गावती के प्रतिरोध का भी जिक्र आता है। उन्होंने काफी बहादुरी दिखाई। अरे हाँ, रानी दुर्गावती, उनका नाम तो सुना है। जी। इसके बाद अकबर का ध्यान राजपूताना की तरफ गया। मेवाड़ के साथ संघर्ष तो काफी लंबा चला। 1568 में चित्तौड़ पर कब्जा तो हो गया, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। और 1576 का हल्दी घाटी युद्ध, वो भी तो बहुत अहम था। मुगल सेना को मान सिंह लीड कर रहे थे। हाँ, वो एक बड़ा टकराव था। लेकिन हल्दी घाटी के बाद भी महाराणा प्रताप ने अधीनता नहीं मानी और पहाड़ों से वो छापामार युद्ध करते रहे। मेवाड़ का ये प्रतिरोध मुगलों के लिए एक लगातार चुनौती बना रहा। अच्छा, पश्चिम में गुजरात विजय 1572-73 हुई। उसके क्या मायने थे? गुजरात जीतना सामरिक और आर्थिक दोनों तरह से बहुत जरूरी था। इससे साम्राज्य को न सिर्फ उपजाऊ जमीन मिली, बल्कि अहम बंदरगाह भी हाथ लगे। व्यापार के रास्ते खुल गए। बिल्कुल, समुद्री व्यापार के रास्ते खुले। और इसी बड़ी जीत की याद में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया गया। अच्छा। गुजरात के बाद पूर्व में बिहार और बंगाल 1574-76 को भी मिला लिया गया। फिर ध्यान उत्तर पश्चिम की तरफ गया। काबुल, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, इन पर कब्जे का क्या असर हुआ? उत्तर पश्चिम की ये जो जीतें थीं 1581 से 1595, इनसे न सिर्फ साम्राज्य की सीमाएं सुरक्षित हुईं, बल्कि जो मध्य एशिया से व्यापार होता था या हमले का डर रहता था, उस पर भी नियंत्रण मजबूत हुआ। ये साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। और फिर दक्षिण यानी दक्कन की तरफ अभियान। खानदेश ने तो अधीनता मान ली, पर अहमदनगर में चांदबीगी का कड़ा प्रतिरोध देखने को मिला। और आखिर में 1601 में असीरगढ़ का किला जीता गया। वो सोने की चाबियों वाली बात सच है क्या? हाँ, ये किंवदंती है कि किला इतना मजबूत था कि ताले सोने की चाबी से खोलने पड़े। खैर, ये दक्कन में मुगलों की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली जीत थी। कहते हैं असीरगढ़ विजय के बाद ही अकबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। अच्छा, बादशाह की उपाधि। ये उनके बढ़ते साम्राज्य और शक्ति का प्रतीक रही होगी। बिल्कुल।
अब इतने बड़े और विविध साम्राज्य को चलाना आसान तो नहीं रहा होगा। यहीं पर अकबर की प्रशासनिक सोच सामने आती है, खासकर मनसबदारी व्यवस्था। ये क्या थी, थोड़ा समझाएंगे? जरूर। ये अकबर के प्रशासन की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी थी। इसे लगभग 1577 में शुरू किया गया था। ये दशमलव प्रणाली पर आधारित एक एकीकृत व्यवस्था थी, जिसमें सैनिक और नागरिक दोनों तरह के अधिकारियों को रैंक दिए जाते थे। इन रैंक्स को मनसब कहते थे। मनसब? हाँ, मनसब। और ये मनसब दो हिस्सों में बटा था, जात और सवार। अच्छा, जात और सवार। तो जात से क्या पता चलता था? जात से अधिकारी का व्यक्तिगत पद, उसकी हैसियत और उसका वेतन तय होता था। और सवार से ये पता चलता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक अपने पास रखने हैं और मेंटेन करने हैं। तो इसने प्रशासन और सेना को एक साथ कैसे जोड़ा? इसने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिससे साम्राज्य के जितने भी बड़े अमीर या कुलीन वर्ग के लोग थे, वो सीधे बादशाह के नियंत्रण में आ गए। हर अधिकारी बादशाह के प्रति जवाबदेह था और उसकी तरक्की उसकी योग्यता और वफादारी पर निर्भर करती थी। अबुल फजल ने आईन अकबरी में इसके 66 स्तरों का जिक्र किया है। हालांकि असलियत में शायद इतने इस्तेमाल नहीं होते थे, पर इसने प्रशासन को व्यवस्थित किया और सेना को संगठित। तो हमने देखा कि कैसे एक 13 साल के लड़के ने न सिर्फ मुश्किलों का सामना किया, साम्राज्य को बढ़ाया, बल्कि मनसबदारी जैसी व्यवस्था लाकर उसे प्रशासनिक रूप से भी मजबूत बनाया। निश्चित रूप से अकबर का शासनकाल सिर्फ सैन्य जीतों का नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुधारों और नवाचारों का भी दौर था, जिसने मुगल साम्राज्य को एक बहुत ठोस आधार दिया। इतने बड़े और विविध साम्राज्य को, जिसमें अलग-अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां थीं, एक साथ लाना और चलाना यकीनन एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस एकीकरण और केंद्रीकरण की कोशिशों के अंदर क्या कोई ऐसे तनाव या दरारें भी थीं जो उस समय शायद पूरी तरह नजर न आई हों, पर आगे चलकर साम्राज्य के लिए चुनौती